आज का आपका टॉपिक है इंटेलिजेंस, ठीक है। अभी तक आपने जो जो पढ़ा साइकोलॉजी में, अब नेक्स्ट आपका है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस तो पता होगा क्या होता है, नहीं पता है? क्या होता है इंटेलिजेंस, पता ही नहीं पता है। इसमें क्या क्या चीज़ अभी पढ़ने वाले हैं उसके बारे में है, ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट, इंटेलिजेंस केम फ्रॉम लैटिन वर्ड इंटेलिजेंस, है ना। इसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड। डेफिनेशन क्या होगी, इंटेलिजेंस इज द एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू थिंक रैशनली, टू एक्ट पर्पसफुली एंड टू डील इफेक्टिवली विद इन्वायरमेंट, ठीक है। ये थ्योरी थी इसकी, बैचलर की। मतलब इंटेलिजेंस क्या है, एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी है किसी इंडिविजुअल की टू थिंक रैशनली, मतलब रैशनली लॉजिकली कुछ भी सोचना, टू एक्ट पर्पसफुली, है ना, पर्पसफुल एक्ट करना, एंड टू डील इफेक्टिवली किसी भी चीज़ को डील करना विद द एनवायरमेंट के साथ। फिर दूसरी थ्योरी, इंटेलिजेंस द एबिलिटी टू मास्टर द नॉलेज एंड स्किल्स नीडेड टू सक्सीड विद इन ए पर्टिकुलर कल्चर। और इनके हिसाब से क्या है, इंटेलिजेंस क्या है, इज द एबिलिटी टू मास्टर द नॉलेज एंड स्किल्स नीडेड टू सक्सीड, मतलब नॉलेज और स्किल जो आपको जिसकी ज़रूरत होती है सक्सीड करने के लिए, मतलब तरक्की करने के लिए, विद इन ए पर्टिकुलर कल्चर, किसी पर्टिकुलर कल्चर में। ये किसकी थ्योरी है, लॉलू रोटे की, है ना। फिर नेक्स्ट है नेचर ऑफ इंटेलिजेंस। नेचर क्या होता है इंटेलिजेंस का, इट इज एन इनेट मेंटल एबिलिटी विच ग्रोस एंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरनमेंट। इनेट मतलब समझते हैं, इनेट, हाँ सही बता, इनेट मतलब कि जो चीज़ आपको बाई बर्थ जो चीज़ मिली हो, जो आपके अंदर है, ठीक है, जो आपके अंदर, मतलब कॉन्जेनिटल बोलते हैं जन्म से जो चीज़ है, तो वही मतलब हो गया इनेट का। इट इज़ एन इनेट मेंटल एबिलिटी, मतलब ये आपकी एबिलिटी मेंटल, जो कि कहीं से आपने ली नहीं है, ये आपके पास है। विच ग्रोस, जो कि ग्रो करती है, एंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरनमेंट, ठीक है, वो समय के साथ ग्रो करती है और इन्फ्लुएंस होती है किसके द्वारा, इन्वायरमेंट के द्वारा, ठीक है। दिख नहीं रहा आप लोग, इधर आ जाओ, दिख रहा है। It shows the capacity to adapt to new or change situations quickly and correctly, ठीक है। ये क्या करता है, it shows the capacity to adapt, ये शो करता है capacity to adapt, मतलब कुछ भी चीज़ अडाप्ट करने के लिए, तो न्यू और चेंज सिचुएशन क्विकली और करेक्टली, ठीक है। कोई भी नई चीज़ है या चेंज सिचुएशन है, उसको क्विकली और सही तरीके से अडाप्ट करने के लिए आपको वो करता है, मतलब प्रेरित करता है। इट इज़ द एबिलिटी टू कैरी ऑन हायर मेंटल प्रोसेस सच एज रीजनिंग, क्रिटिसिज्म, रेशनल एंड जजमेंट। क्या इट इज एबिलिटी, ये एबिलिटी है टू कैरी ऑन हायर मेंटल प्रोसेस सच एज रीजनिंग, क्रिटिसिज्म, रेशनल एंड जजमेंट। रीजनिंग समझ रहे क्या होता है ना, बताया था मैंने उस दिन, क्या होता है रीजनिंग, बताइए। हाँ क्या करते हैं, लॉजिक, ये रीजनिंग करते क्या है, हाँ किसी भी चीज़ को घुमा फिरा के पूछना, ठीक है, ठीक है। तो रीजनिंग, क्रिटिसिज्म समझ रहे हैं, क्रिटिसिज्म कहते हैं किसी क्रिटिसाइज करना, तो क्या होता है क्रिटिसाइज करना, हाँ नीचा दिखाना, मतलब किसी चीज को क्रिटिसाइज करना कहते हैं, क्रिटिसाइज कर रहा है मतलब उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्रिटिसिज्म रेशनल हो गया, लॉजिकल, है ना। और जजमेंट समझिए ना, जजमेंट क्या होता है, इट शोज द कैपेसिटी टू ऑब्जर्व द रिलेशनशिप एंड एब्सर्डिटीज, है ना। ये क्या होता है, ये शो करता है कैपेसिटी टू ऑब्जर्व द रिलेशनशिप, किसी रिलेशनशिप को ऑब्जर्व करने का, है ना, एंड एब्सर्डिटीज, एब्सर्डिटीज मतलब बेबुनियाद चीज है उनको, है ना। तो रिलेशनशिप और इनमें आपस में वो बनाता है, सामंजस्य बनाता है कि दोनों में को डिफरेंस कैसे करेंगे। इट इम्प्लाइज द कैपेसिटी टू लर्न एंड सॉल्व डिफिकल्ट टास्क एंड प्रॉब्लम्स। ये क्या करता है, कैपेसिटी टू लर्न, कुछ भी लर्न करने का और सॉल्व करने का डिफिकल्ट टास्क एंड प्रॉब्लम, है ना। इंटेलिजेंस की वजह से आप ये सब चीज़ें कर पाते हो। फिर आता है टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस डिवाइडेड इनटू 3 काइंड्स, ठीक है, 3 तरह का होता है ये। पहला होता है कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, ठीक है, दूसरा होता है सोशल और इमोशनल इंटेलिजेंस, तीसरा होता है एब्स्ट्रैक्ट और जनरल इंटेलिजेंस।
स्लाइड गलत चल रही है क्या? ठीक है, तो आते हैं कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। पहला कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एप्लीकेबल फॉर यूजिंग मशीन्स, टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। कॉन्क्रीट जो आपका होता है, बताया ना, कोई भी चीज़ हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, है ना, जो दिख रहा हो, जो एग्जिस्ट करता हो, उसकी बात हो रही है। दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एप्लीकेबल फॉर मशीन्स, टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट। एग्जाम्पल, मैकेनिक्स, इंजीनियर्स आर कंक्रीट इंटेलिजेंट। जो मैकेनिक्स होते हैं और इंजीनियर्स होते हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं किसके? कंक्रीट के। सेकेंड आता है सोशल इंटेलिजेंस। इट इज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड सोशल सिचुएशंस एंड एक्ट वाइजली इन ह्यूमन रिलेशनशिप। ठीक है, ये एबिलिटी होती है टू अंडरस्टैंड सोशल सिचुएशन को हैंडल करने की, समझने की, एंड एक्ट वाइजली इन ह्यूमन रिलेशनशिप। सोशली इंटेलिजेंट पीपल नो द आर्ट ऑफ विनिंग फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस देम। ठीक है, सोशली इंटेलिजेंट जो पीपल होते हैं, जो लोग सोशल होते हैं, थोड़ा ना सोशल लोग समझ लो कैसे होते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है? नो द आर्ट ऑफ विनिंग फ्रेंड्स, वो बहुत जल्दी फ्रेंड्स बना लेते हैं, एंड इन्फ्लुएंस देम, और उनके ऊपर प्रभाव भी डालते हैं, मतलब उनको चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब जो सोशल नहीं है वो जल्दी फ्रेंड्स नहीं बना पाएगा ना, वो कहीं एक किनारे बैठा रहेगा। जो सोशल है वो जल्दी किसी भी माहौल में जाएगा, वहाँ अपने ग्रुप बना लेगा, दोस्ती कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल, लीडर्स, मिनिस्टर्स, सेल्समैन एंड डिप्लोमेट्स आर सोशली इंटेलिजेंट। ठीक है, लीडर्स आपको पता ही है कैसे समझा देते हैं, है ना, सोशल होते हैं तो जब बहुत जल्दी लोग उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। मिनिस्टर्स का भी काम है। सेल्समैन, कोई सेल्समैन अगर आपको मिलता है, कुछ सामान बेच रहा है, तो कितने अच्छे से आपको चीज़ों के बारे में बताता है ना, कि आपको नहीं भी लेना हो तभी आप कई बार ले लेते हो। तो इन्फ्लुएंस डालता है, मतलब आपके ऊपर वो प्रभाव डालता है, इससे आप उससे प्रभावित हो जाते हो और उसकी बात मान लेते हो। ठीक है, डिप्लोमेट्स होते हैं जो दो तरह की बातें करते हैं, मतलब चेंज कर देते हैं आपका, जो आपके दिमाग की सोच को बदल देते हैं डिप्लोमेट्स ना। फिर आता है थर्ड, एब्स्ट्रैक्ट एंड जनरल इंटेलिजेंस। इट इज़ द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू वर्ड्स, नंबर्स एंड लेटर्स एटसेट्रा, है ना। ये क्या है? एबिलिटी होती है टू रिस्पॉन्ड टू वर्ड्स, किसी वर्ड्स या नंबर या लेटर्स के प्रति आप जो रिस्पॉन्ड करते हो, वो आता है आपका एब्स्ट्रैक्ट या जनरल इंटेलिजेंस में। दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज रिक्वायर्ड फ्रॉम स्टडी ऑफ बुक्स, लिटरेचर, है ना। ये इंटेलिजेंस कहाँ से मिलता है? फ्रॉम बुक से। ठीक है, लिटरेचर बुक होती है आपकी। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? टीचर्स, लॉयर, डॉक्टर्स एंड फिलोसोफर। ठीक है, ये लोग जनरल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं। टीचर्स करते हैं, लॉयर्स करते हैं, डॉक्टर्स करते हैं और फिलोसोफर्स करते हैं, क्योंकि ये लोग पढ़ते ज़्यादा हैं। टीचर्स भी है, वो पूरे टाइम पढ़ते ही रहते हैं, रीडिंग उनको समझ आता है। लॉयर का भी हाल है, डॉक्टर्स का भी है एंड फिलोसोफर्स का भी है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट, इमोशनल इंटेलिजेंस। फर्स्ट कॉल्ड सोशल इंटेलिजेंस, द एबिलिटी टू परसीव, एक्सप्रेस, अंडरस्टैंड एंड रेगुलेट इमोशंस। ये क्या एबिलिटी होती है? तो परसीव मतलब कुछ परसीव करना, एक्सप्रेस करना, ठीक है, अंडरस्टैंड एंड रेगुलेट इमोशंस। सम स्टडीज शोज इंटेलिजेंस क्वेश्चन टू बी ए ग्रेटर प्रेडिक्टर फॉर फ्यूचर सक्सेस देन IQ। ठीक है, EQ जो है वो IQ से ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। ठीक है, ज़्यादा प्रेडिक्टर होता है। इट इज़ बेसिस ऑफ द एम्पैथी फॉर अदर्स, सेल्फ अवेयरनेस एंड सोशल स्किल्स। एग्जाम्पल, आई कॉन्टैक्ट, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑपरेशन। ठीक है, इट हेल्प्स इन बिल्डिंग द थेरेपेटिक रिलेशनशिप विद पेशेंट्स। ये आपको पेशेंट के साथ थेरेपेटिक रिलेशनशिप बनाने में मदद करता है। थेरेपेटिक रिलेशनशिप क्या होगी? थेरेपेटिक रिलेशनशिप क्या होगी? पूछ रहा हूँ, सही बता रहे हो? बताइए, आपको बताइए। नेहा ने बताया, सुना क्या बताया उन्होंने? नहीं सुना? धीरे बहुत तेज बोलो, मैं यहाँ नहीं सुन पा रहा हूँ, है नहीं सुन रहा है, फिर से बताओ। ठीक है, फिर आता है आगे इंटेलिजेंस क्वेश्चंस क्या होता है। द एब्रिविएशन IQ वाज कॉइन्ड बाय द साइकोलॉजिस्ट विलियम स्टर्न। ये एब्रिविएशन IQ जो है ना, शॉर्ट फॉर्म जो है वो कहाँ से मिला? कॉइन्ड बाय द साइकोलॉजिस्ट विलियम स्टर्न। इन्होंने ये कॉइन्ड किया, मतलब खोजा, इसको बनाया। द आइडिया ऑफ इंटेलिजेंस क्वेश्चन वाज यूटिलाइज्ड फर्स्ट इन 1916 बाय
बिनेट एंड सिमोन टेस्ट, है ना। जो ये पहला जो आइडिया आया इंटेलिजेंट क्वेश्चन का, वो कहाँ यूटिलाइज हुआ? 1916 में बाई बिनेट एंड सिमोन टेस्ट। बिनेट एंड सिमोन यूज्ड मेंटल एज टू डिस्टिंग्विश ब्राइट फ्रॉम डल चिल्ड्रन। ठीक है, इन्होंने क्या किया? ब्राइट और डल चिल्ड्रन के बीच में ये जो है वो किया, प्रयोग किया। IQ इज द रेशियो बिटवीन द मेंटल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज। तो क्रोनोलॉजिकल एज क्या होती है, मेंटल एज क्या होगी और क्रोनोलॉजिकल एज क्या होगी, दोनों में डिफरेंस पता है किसी को? नहीं पता? मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज में क्या डिफरेंस क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है पूछ रहा हूँ। नहीं पता? मेंटल एज, मान लीजिए कोई 10 साल का बच्चा है, उसका IQ लेकिन 4 साल का है, तो वो उसकी मेंटल एज हो गई। और क्रोनोलॉजिकल एज 10 साल का बच्चा है तो एक्चुअल जो एज है उसकी वो उसकी क्रोनोलॉजिकल एज। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस निकालने के लिए तो IQ कैसे निकलेगा? IQ इक्वल टू MA/CA × 100। ठीक है, सॉरी MA मतलब मेंटल एज ऑब्लिक क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। इस तरह से आप IQ निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल 6 years old बॉय विद द मेंटल एज ऑफ 4। ठीक, तो IQ कैसे निकलेगा? 4/6 इंटू 100 इक्वल टू 66.6। उसका IQ निकला 66.6। ठीक, कैसे निकालेंगे आप? उसकी क्रोनोलॉजिकल एज पूछेंगे, है ना, और उसका जो ये मेंटल एज, दोनों को आपने क्या किया? ऑब्लिक करके 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड करके। ठीक है, तो उसकी आ जाएगी IQ। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू IQ के हिसाब से जो कैसे उसको करते हैं क्लासिफाइड। जीनियस होगा 140 अबव, किसी का IQ अगर 140 से ऊपर जा रहा है तो वो जीनियस की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, 130 से 40 के बीच में आ रहा है तो वेरी सुपीरियर में आएगा। 120 से 130 में आ रहा तो सुपीरियर। ठीक है, 110 से 120 में आ रहा तो अबव एवरेज आ जाएगा। 90 to 100 है तो एवरेज, और 80 to 90 तो डल एवरेज हो गया, और 70 to 80 है तो बॉर्डर लाइन, और 50 to 70 तो माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, तो इसके पहले जो बच्चा था वो किस कैटेगरी में आ रहा था? इस बच्चे को क्या कहेंगे आप? नॉर्मल कहेंगे? क्या कहेंगे? तो बच्चा 4 साल का, सॉरी इसका मेंटल एज है 4 साल और क्रोनोलॉजिकल एज 10 साल का है, वो 6 साल का है, तो उसका IQ निकल रहा है 66.6। तो ये IQ उसका क्या कहा जाएगा, मतलब अच्छा कहा जाएगा बुरा कहा जाएगा? इसके हिसाब से बताइए। मेंटल रिटार्डेड आएगा ना। ठीक है, अब कोई 6 साल का बच्चा, उसकी IQ 4 साल का, जाहिर सी बात है वो मेंटल रिटार्डेड कहीं ना कहीं हुआ ना, माइल्ड, उसको हल्की सी दिक्कत है मतलब कहीं ना कहीं। फिर आता है अगर 35 से 50 है तो मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन, और 20 से 35 हो सीवियर मेंटल रिटार्डेशन, और 0 to 20 तो प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, द चिल्ड्रन दोज परफॉर्म मोर देन एवरेज ऑफ देयर एज हैव IQ मोर देन 100, एंड दोज परफॉर्म लेस देन एवरेज ऑफ देयर एज हैव IQ लेस देन 100। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट आपका मल्टीपल इंटेलिजेंस। अकॉर्डिंग टू हॉवर्ड गार्डनर देयर आर 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, इनके हिसाब से इंटेलिजेंस जो है 8 टाइप्स का होता है। द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस डिफरेंशिएट्स ह्यूमन इंटेलिजेंस इनटू स्पेसिफिक मोडालिटीज rather than seeing intelligence as dominated by a single general ability. Howard Gardner proposed this model in his 1983 book Frame of Mind, The Theory of Multiple Intelligence. गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस, पहला आता है विजुअल या स्पेशियल, दूसरा था वर्बल लिंग्विस्टिक, तीसरा लॉजिकल मैथमेटिकल, चौथा है बॉडीली काइनेस्थेटिक, पांचवा है म्यूजिकल रिदमिक, छठा है इंटरपर्सनल, सातवां क्या है इंट्रापर्सनल, और आठवां है नेचुरल। ठीक है, ये सारे आते हैं इनके मल्टीपल इंटेलिजेंस, इन्होंने इसको इस तरह से अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब आते हैं थ्योरीज पे। There are two main theories regarding intelligence. Every approach has come up with his own perception and assumption.
ठीक है, यहाँ पे टू मेन थ्योरीज हैं रिगार्डिंग इंटेलिजेंस। एवरी अप्रोच कम अप विद हिज ओन परसेप्शन एजम्पशन। जो भी आपकी अप्रोच है वो किससे होती है? परसेप्शन आपका जो ओन है और एजम्पशन। ठीक है, जो भी आप परसेप्शन आपके अंदर होता है या एजम्पशन होता है, उसी की वजह से सारी जो अप्रोच होती हैं वो उसी वजह से होती हैं। पहला फैक्टर थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, इसमें आएगा पहला है टू फैक्टर थ्योरीज और जी फैक्टर थ्योरी। सेकेंड है ग्रुप फैक्टर और मल्टी फैक्टर थ्योरी। ठीक है, सेकेंड आता है प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। थर्ड है स्टर्नबर्ग ट्राइकैरिक थ्योरी। ठीक है, अब इसमें आता है पहला आपका टू फैक्टर थ्योरी या जी फैक्टर थ्योरी। क्या होती है? टू फैक्टर थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय चार्ल्स स्पीयरमैन, फादर ऑफ फैक्टर एनालिसिस, इन 1927। इन्होंने इसकी खोज की थी, इन्होंने बनाया था। इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज वेर comprised of two factors, one general ability or common ability known as G factor and the other a group of specific abilities known as S factor। ठीक है, इन्होंने दो तरह के बनाए। पहला क्या? वन जनरल एबिलिटी और कॉमन एबिलिटी नोन एज जी फैक्टर। जनरल एबिलिटी थी और स्पेसिफिक एबिलिटी आ गई एस फैक्टर। जी फैक्टर इज यूनिवर्सल इनबॉर्न एबिलिटी। ये क्या होती है? इनबॉर्न एबिलिटी होती है। ठीक है, जी ग्रेटर जी इन एन इंडिविजुअल लीड्स टू ग्रेटर सक्सेस इन लाइफ, है ना। मतलब ग्रेटर जी है तो लीड्स टू ग्रेटर सक्सेस इन लाइफ। एस फैक्टर इज एक्वायर्ड फ्रॉम द एनवायरनमेंट, इट वेरीज फ्रॉम एक्टिविटी टू एक्टिविटी इन द सेम इंडिविजुअल। S factor is acquired from the environment, it varies from activity to activity in the same individual. These specific abilities may be represent as S1, S2, S3। ठीक है, जो ये स्पेसिफिक आपकी एबिलिटीज़ हैं वो कई पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, S1, S2, S3 एटसेट्रा। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एन इंडिविजुअल्स टोटल इंटेलिजेंस A is the sum of general factor G and all his specific abilities S। This can be expressed as A इक्वल टू जी प्लस S1 प्लस S2 प्लस S3। मतलब इस तरह से आप इसको ऐड करते जाएंगे। ठीक है, ए क्या हो गया आपका? टोटल इंटेलिजेंस, और जी हो गया आपका जनरल फैक्टर, और उसके बाद स्पेसिफिक फैक्टर जितने भी उसके अंदर होंगे, सबके अंदर कुछ अलग अलग स्पेसिफिक फैक्टर होते हैं, तो उसको आप जोड़ते जाओगे। जिसके अंदर जितने ज़्यादा फैक्टर आ जाएंगे वो उतना ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगा, है ना। अब जी फैक्टर वर्सेस एस फैक्टर। अलकमा क्या हो गया? तबीयत सही नहीं क्या? कुछ दिक्कत हो रही है? बताओ। जी फैक्टर एस फैक्टर क्या होगा? इट इज यूनिवर्सल इनबॉर्न एबिलिटी। जी फैक्टर में आएगा आपका यूनिवर्सल इनबॉर्न एबिलिटी ना, जो भी जन्म से आपके अंदर है। और एस फैक्टर में क्या होगा? लर्नड एंड एक्वायर्ड फ्रॉम एनवायरनमेंट, जो आप एनवायरनमेंट से सीखते हो। जी फैक्टर क्या होगा? इट इज जनरल मेंटल एबिलिटी, ये जनरल मेंटल एबिलिटी है। एस क्या होगा? दीज आर स्पेसिफिक एबिलिटी, जो स्पेसिफिक एबिलिटी होती है किसी के अंदर वो होती है एस फैक्टर, और जो जनरल एबिलिटी होगी वो आपकी जी फैक्टर में आएगी। इट इज कांस्टेंट इन वन इंडिविजुअल, इट वेरीज फ्रॉम एक्टिविटी टू एक्टिविटी इन सेम इंडिविजुअल। ठीक है, ये जो आपकी जी फैक्टर वो कांस्टेंट रहेगी और वो वेरी करती रहती है, चेंज होती रहती है। जी फैक्टर डिफर्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, ये मतलब डिफरेंस ये चेंज होती रहेगी। और इंडिविजुअल डिफर्स इन द अमाउंट ऑफ एस एबिलिटी। ठीक है, यूज इन एवरी एक्टिविटी ऑफ लाइफ। जी आपका जो होगा जनरल, वो सभी आपकी जितनी लाइफ की एक्टिविटी होंगी सब में यूज होगा। ठीक है, ये टॉपिक तो सिंपल लग रहा होगा आप लोगों को। सबसे टफ अभी तक कौन सा टॉपिक लगा? लर्निंग है। सबको लर्निंग लगा? नहीं, चलिए कोई बात नहीं। दिस थ्योरी वाज एडवोकेटेड बाय एल थर्स्टन इन 1938। दिस थ्योरी रिजेक्टेड जनरल इंटेलिजेंस। ठीक है, ये थ्योरी जो है जनरल इंटेलिजेंस को रिजेक्ट करती है। दिस थ्योरी कंसीडर इंटेलिजेंस ए कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमरस सेपरेट फैक्टर्स इंस्टेड ऑफ व्यूइंग इंटेलिजेंस एज अ सिंगल जनरल एबिलिटी। थर्स्टन थ्योरी फोकस्ड ऑन 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, है ना। ये 7 जो इन्होंने प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज में इसको डिवाइड किया है। पहला था द वर्बल फैक्टर फाउंड इन टेस्ट इन्वॉल्विंग वर्बल कंप्रहेंशन। ठीक है, सेकेंड है द स्पेशल फैक्टर एबिलिटी टू इमेजिन एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस। तीसरा था द नंबर फैक्टर एबिलिटी टू डू न्यूमेरिकल कैलकुलेशन रैपिडली एंड एक्यूरेटली।
फोर्थ है मेमोरी फैक्टर इन्वॉल्विंग एबिलिटी टू मेमोराइज क्विकली। ठीक है, क्या हो प्रकृति कोई दिक्कत? फिफ्थ आता द रीजनिंग फैक्टर राउंड फाउंड इन टास्क दैट require a subject to discover a rule of or principle involved in a series or groups of letters. सिक्स आता द परसेप्चुअल फैक्टर एबिलिटी टू परसीव ऑब्जेक्ट एक्यूरेटली, है ना। परसीव मतलब बताया तो याद है ना आपको, परसीव क्या होता है? परसेप्चुअल फैक्टर क्या होगा बताइए? भूल गए? पढ़ के आइएगा इसको, ठीक है। परसीव मतलब क्या होता है ये लिख लीजिए, मैंने कई बार पूछा है। परसीव, उसको याद करके आइएगा क्या होता है। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को देख के उसकी इमेज बना लेना, उसे कहते हैं परसीव, परसेप्चुअल फैक्टर, है ना। एबिलिटी टू परसीव ऑब्जेक्ट एक्यूरेटली मतलब किसी भी चीज को आपने देखा है ना, उसकी इमेज बनी आपके दिमाग में ना, आपने परसीव किया, उसको देखा समझा, उसी को बोलते हैं परसेप्शन या परसेप्चुअल फैक्टर। द प्रॉब्लम सेवन है द प्रॉब्लम सॉल्विंग फैक्टर एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली। बेस्ड ऑन दीज फैक्टर थर्नस्टॉन constructed a new test of intelligence known as test of primary mental abilities. Second आता है process oriented theories. The process oriented theories tend to focus on the development of intellectual processes that how the processes change as individual matures. ठीक है, द प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी क्या है? टेंड टू फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। ये क्या है? एक थ्योरी है जो फोकस करती है इस पे डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रोसेसेस, दैट हाउ द प्रोसेस चेंजेस एज इंडिविजुअल मैच्योर, मतलब कि जैसे जैसे इंडिविजुअल मैच्योर हो रहा है तो कैसे कैसे उसके अंदर इंटेलेक्चुअल प्रोसेस जो है वो चेंज हो रहा है। फिर आता है फोकस ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट रादर देन इंटेलिजेंस, है ना। फोकस करना कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे रादर देन इंटेलिजेंस। फिर आता है प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरीज गिवन बाय जीन पियाजेट एंड ब्रूनर, है ना। ये इन्होंने प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी इन्होंने दी थी। फर्स्ट आता है पियाजेट थ्योरी और कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अकॉर्डिंग टू पियाजेट इंटेलिजेंस एंड एडाप्टिव प्रोसेस, है ना। इनके हिसाब से इंटेलिजेंट क्या है? एक एडाप्टिव प्रोसेस है। पियाजेट व्यूड intellectual development as an evolution of cognitive process such as understanding the law of nature, the principles of grammar and mathematical rules. ठीक है, पियाजेट क्या किया? viewed intellectual development as an evolution of cognitive process such as understanding the law of nature, the principle of grammar and mathematical rules. इन्होंने सारा ये डेवलप किया। he focused on schemes, एसिमुलेशन एंड एकोमोडेशन, है ना। इन्होंने फोकस किया किस पे? स्कीम्स पे, एसिमुलेशन पे, एकोमोडेशन पे। सेकेंड आता है ब्रूनर्स थ्योरी। दिस ग्रोइंग एबिलिटीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरनमेंट, स्पेशली द रिवार्ड एंड पनिशमेंट पीपल रिसीव फॉर पर्टिकुलर इंटेलेक्चुअल स्किल इन कंट्रास्ट टू पियाजेट। ये उसके जस्ट कंट्रास्ट होती है पियाजेट थ्योरी के। ब्रूनर आर्ग्यूड that any subject can be taught effectively to any child at any stage of development. For example, it would not be appropriate to teach a 3 years old complex physics, है ना। ये नहीं कर सकते आप कि आप किसी 3 साल के बच्चे को फिजिक्स पढ़ाओ कॉम्प्लेक्स, है ना, पॉसिबल नहीं है। However, Brunner contended that they could be taught some principles of physics, example force, mass, momentum, friction, in inactive form of and later repeated in iconic then symbolic form. ठीक है। फिर आता है स्टर्नबर्ग्स ट्राइक्राइड थ्योरी, है ना। थ्री एस्पेक्ट ऑफ इंटेलिजेंस कंपोनेंशियल। पहला होगा एनालिटिकल थिंकिंग, बुक स्मार्ट, एक्सपेरिमेंशियल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स and characterize the person who can separate elements of experience and combine them insightfully. फिर आता है contextually street smart who
वन हु नो हाउ टू प्ले द गेम एंड कैन सक्सेसफुली मैनिपुलेट द एनवायरनमेंट, है ना। स्ट्रीट स्मार्ट किसको कहेंगे? जो कोई गेम खेलता है अच्छे से और इन्वायरमेंट को बदल देता है, उसे हम बोलते हैं स्ट्रीट स्मार्ट। फिर आता है स्टर्नबर्ग ट्राइकैरिक थ्योरी। इसमें क्या एम्फसाइजेस हाउ 3 टाइप्स ऑफ एबिलिटीज वर्क टुगेदर टू क्रिएट इंटेलिजेंट बिहेवियर। ठीक है, इनके थ्योरी में ये बताते हैं कि कैसे 3 एबिलिटीज हैं किसी की, वो मिलके एक क्रिएट करती है इंटेलिजेंट बिहेवियर। ठीक है, पहला एनालिटिकल, दूसरा क्रिएटिव, तीसरा है प्रैक्टिकल। एनालिटिकल में क्या? कंपेयर, इवेल्युएट एंड एनालाइज। क्रिएटिव में क्या आएगा? इंसाइट्स, सिंथेसाइज, एडाप्टिंग इन यूनिक सिचुएशंस। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिकल, डीलिंग विद एवरीडे टास्क रिलेटिंग टू वर्ड। ठीक है, अब आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट। द स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस स्केल्स आर डिजाइन टू मेजर 5 फैक्टर्स ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज। ठीक है, इन्होंने 5 तरह की एबिलिटीज, उसमें कॉग्निटिव एबिलिटीज में इसको डिवाइड कर। दीज 5 फैक्टर्स इंक्लूड फ्लूइड रीजनिंग, नॉलेज, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, विजुअल स्पेशियल प्रोसेसिंग, वर्किंग मेमोरी। ठीक है, ये पांचों आपका फैक्टर्स हो गया ना, 5 फैक्टर। फ्लूइड रीजनिंग, नॉलेज, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, विजुअल स्पेशियल प्रोसेसिंग, वर्किंग मेमोरी। बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल रिस्पॉन्स आर मेजर्ड। ठीक है, फ्लूइड रीजनिंग इज द एबिलिटी टू सॉल्व एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम इन विच नो प्रायर नॉलेज इज रिक्वायर्ड। क्या है कि फ्लूइड रीजनिंग क्या होती है? एबिलिटी होती है और एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, इन विच नो प्रायर नॉलेज रिक्वायर्ड, कोई भी प्रायर नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं होती। नॉन वर्बल फ्लूइड रीजनिंग इज टेस्टेड विद ऑब्जेक्ट सीरीज मैट्रिक्स। वर्बल absurdities आर सिंपली स्टेटमेंट दैट आर सिली और इम्पॉसिबल। ठीक है, ये सिंपल है बिल्कुल फ्लूइड आपका रीजनिंग। फिर आता है नॉलेज। नॉलेज डिफाइंड एज समवन्स एक्यूमुलेटेड स्टॉक्स ऑफ जनरल इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन कमिटेड टू लॉन्ग टर्म मेमोरी। नॉलेज क्या है? इज डिफाइंड एज समवन्स एक्यूमुलेटेड स्टॉक ऑफ जनरल इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो भी जनरल इंफॉर्मेशन किसी ने अपने अंदर स्टॉक कर रखी है, ठीक है, दैट हैज बीन कमिटेड टू लॉन्ग टर्म मेमोरी, जो कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए यंग टेस्ट सब्जेक्ट might be asked to explain basic human needs like eating using gestures. The verbal subtest includes vocabulary questions which may be administered using toys or flashcard. ठीक है, for example explain differences between a fish or horse. ठीक है, यहीं तक रखते हैं। टाइम क्या हुआ है? इसको बंद कर दीजिए वीडियो।